Hello everyone, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी, पीसीएस, इतिहास का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आधुनिक इतिहास से आते हैं, लेकिन अभी हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे क्योंकि क्लास 6 में प्राचीन इतिहास की बात की गई है। ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें अतीत की जानकारी मिलती कैसे है। बेसिकली यहाँ पर एक रशीदा का सवाल दिया गया है। हालांकि ये आपको जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, मगर यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका कई बार प्रयोग हम मेंस के राइटिंग में या कई बार छोटे वनडे एग्ज़ाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए इन्हीं को देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर जैसे दे रहा है, कैसे पता लगाएं, हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार को पढ़ सकते हो। यहाँ बताया गया कि हम अभी से, अभी वर्तमान में जो टुडे में जो चल रहा है, यानी इस यस्टरडे का पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर प्राचीन काल में तो ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो इसके लिए हम क्या करते होंगे। आपने भी इसको पढ़ा होगा। जैसे कई सारे अतीत से जुड़े हमें आर्किटेक्चर मिलते हैं, कई सारे प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे अशोक का शिलालेख हो गया, स्तंभलेख हो गया, सिंधु सभ्यता के कुछ हमें मृदभांड मिले हैं, कई सारे स्ट्रक्चर मिले, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आखिर वो किस समय का था। तो यहाँ पर हम आखिर इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं, तो मैं जैसा आप लोगों को बता दूं, हम कार्बन डेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे C14 करते हैं। बीपीएससी में 2016-2017 के आसपास ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर हम अतीत के बारे में जानना चाहें तो हम किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो कार्बन डेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है उसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, उसकी व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाए करते थे। जैसे आपको पता होगा कि प्राचीन काल में भी बेसिकली हम ज़्यादातर फोकस करेंगे सिंधु सभ्यता पे। तो सिंधु सभ्यता में आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकों की मूर्ति मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि उस जमाने में भी संगीत का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुआ करता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में जो हमारा समाज है उससे कई सभ्य समाज सिंधु सभ्यता थे, और एक नगर नियोजन प्रणाली भी वहाँ मानी जाती थी, यानी कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती थी। ओके, हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। चलिए आते हैं नीचे, देखते हैं। नीचे हम आते हैं, नर्मदा नदी को देखते हैं। देखिए यहाँ आते हैं, लोग कहाँ रहते थे। आपको एक फैक्ट बता दूं, काम देगा। सबसे पहले मनुष्यों का साक्ष्य, यानी कि मनुष्य सबसे पहले कहाँ रहा करते थे, तो ये साक्ष्य हमें नर्मदा नदी से मिला है, नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए यहाँ हम पढ़ लेते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी पहनते थे। यानी कि पहले के जो लोग होते थे प्राचीन काल में, वो ज्यादातर शिकारी लोग होते थे, और भोजन वगैरह जो होता था वो शिकार करके ही खाते थे, क्योंकि उस जमाने में तो पकाने की विधि उपलब्ध थे नहीं, क्योंकि नवपाषाण काल में सबसे पहले लोगों को आग की जानकारी मिली थी, जब नवपाषाण काल आया था। लेकिन
आग की जानकारी तो उन्हें पूरा पाषाण काल से ही हो गया था, ऐसा माना जाता है, लेकिन उनका उपयोग वो नहीं किया करते थे। आग का जो प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए, उसका वो नौ पाषाण काल में उसकी शुरुआत होती है। ओके, तो पाषाण काल भी हम लोग देखेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। यहाँ पर आपको एक विधि करने के लिए दिया गया एक्टिविटी। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यान पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि चावल का सबसे पहला साक्ष्य हमें कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? कोल्डीवा से। कोल्डीवा कहाँ है? आइए मानचित्र में देखते हैं। दोस्त देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? नर्मदा नदी है। ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे तो नर्मदा नदी जो दक्षिण क्षेत्र के आसपास पड़ता है भारत के, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। ये देखें आप, सिंधु नदी, इसका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे भी आप आगे चल के पढ़ेंगे जब सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। ये देखिए किरथार क्षेत्र, यही है। काबुल नदी, सुलेमान नदी, इस मानचित्र को आप देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार सवाल बन जाते हैं, और इसे करने के बाद आपको ज्योग्राफी का जो नदी का पोर्शन होता है उसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आइए कुछ नीचे के क्षेत्र देखें। ये अरब सागर है, ठीक है, ये लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये श्रीलंका है, यही पाल्क स्ट्रेट है। इससे भी कई ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। वो मानचित्र जो ऊपर में हमने देखा था, पता लगाएं, और इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा, ठीक है। और इसी से आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को जानने में, क्योंकि सिंधु सभ्यता में भी आपको सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को जानना है। और साथ ही साथ वैदिक काल भी जो आप पढ़ेंगे तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदी से झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ओके, जैसा हम लोग जानते हैं कि गंगा एक काफ़ी बड़ी नदी है, उसमें रामगंगा मिलती है, महानदी मिलती है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो उनमें क्या होती है, मिल जाती है, तो वो एक सहायक नदियां कहलाती हैं, ठीक। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि 4700 वर्ष पहले क्या हुआ था, जो नर्मदा नदी थी वहां पर सबसे पहले क्या हुआ था, मनुष्य के जीवन का विकास हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य के जीवन का विकास हुआ था, ऐसा पीसीएस में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप देख लीजिएगा। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ठीक है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। एक आपको फैक्ट बता दूं, गंगा की एक सहायक नदी है कोसी नदी। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। लगभग 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया पीसीएस एग्जाम में, बीपीएससी में काफी ज्यादा क्वेश्चन को रिपीट किया है। देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध के बाद में आप लोग पढ़ेंगे, जब मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले मगध पढ़ते हैं। मगध क्या था? मगध मगध की स्थापना बेसिकली हम बिंबिसार से ही मानते हैं, क्योंकि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो वहीं से मगध का प्रारंभ माना जाता है। ऐसे मगध की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जैसे आप अंग महाजनपद पढ़ेंगे, तो जब 16 महाजनपदों का आप पढ़ेंगे तो उसमें से आप इसे कई सारे महाजनपद पढ़ेंगे, तो ये मगध क्या है? एक प्रकार का महाजनपद है, ठीक है। मगध क्या है? एक प्रकार का महाजनपद है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की।
कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी और रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं करने का दूसरा स्थान जाया करते थे। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं प्रवासी लोगों को कि लोग काम की तलाश में कई बार देश के अन्य हिस्सों में भी जाते हैं। जैसे आप ज़्यादातर देखोगे कि जो गल्फ कंट्री है, जैसे अरब, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, इन देशों में काफ़ी ज़्यादा काम की तलाश में लोग जाते हैं। तो उसी तरह प्राचीन काल में भी था। जैसे अफगानिस्तान, प्राचीन काल में अफगानिस्तान जिसे बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, अफगान की फाड़ी भी कहते थे। अफगानिस्तान बेसिकली ईरान के बगल में है। तो वहाँ से भी कई बार लोग भारत की तरफ आते थे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश थी और लोग उस समय ज़्यादातर प्राकृतिक पर ही निर्भर होते थे, क्योंकि कृषि करना ही पसंद करते थे। तो वहाँ के लोग भी कई बार भारत की यात्रा करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जैसा कि आप जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता में आप पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता में देखेंगे आप कि सोना, चांदी, कांसा, इनका काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में। और सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि भारत में कांसा उतना नहीं पाया जाता जितना पाया जाना चाहिए। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में जो कांसे होती थी, ब्रॉन्ज कहा जाता है जिन्हें, बाहर से ही मंगवाया जाता था। कई बार अफगानिस्तान से ही मंगवाया जाता था और कई बार मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से भी इसे आयात किया जाता था। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। क्या ये हिंदी टर्म्स है, आप इसे समझ सकते हैं। ये देखिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये आप खुद ही जान सकते हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी है तो उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है। लेकिन इसमें कुछ कुछ फैक्ट मैं आपको पीछे बताते रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देश के नाम, अब देखिए, अपने देश के लिए हम पढ़ा है इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए ये होने लगा। जब आप सिंधु सभ्यता को पढ़ोगे तो उसके बाद एक वैदिक काल आता है। वैदिक काल में आप पढ़ोगे कि वैदिक काल में जो ईरान की तरफ से लोग आए थे, मध्य एशिया का भी माना जाता है, तो उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने यहाँ पर एक सिंधु नदी देखा। सिंधु नदी हम ऊपर मानचित्र में देखे थे, तो सिंधु नदी को उन लोगों ने देखा। सिंधु नदी को उन लोगों ने हिंदू नदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके जुबानों पर ये बैठ नहीं पाती थी आवाज, तो वो हिंदू का प्रयोग करते थे और यहाँ पर रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहते थे, हिंदू। तो कई बार सिंधु नदी को इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं इंडस नदी, तो इंडस से फिर इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई और हिंदू से हिंदुस्तान शब्द की भी उत्पत्ति होती है। और इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद को भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अभी तो खैर हम सिर्फ अतीत के जानने के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए कुछ और टॉपिक देखते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप नोट कर लें कि कई बार आप पीसीएस जैसे एग्जाम को दोगे यूपीएससी में, तो ऐसे ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजी को वो पूछना पसंद करते हैं, क्योंकि शब्दार्थ जो होते हैं ना, टर्मिनोलॉजी, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, जैसे अब आप ही से ये क्वेश्चन पूछते पांडुलिपि के बारे में, क्वेश्चन आपसे बनेगा, प्राचीन काल में पांडुलिपि शब्द काफी ज्यादा प्रचलित थी। निम्नलिखित में से इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में कुछ कुछ दे देगा, ऑप्शन में जिनमें से ये ऑप्शन में रहेगा कि प्राचीन काल में जो पुस्तक होते थे उन्हें कई बार हाथों से लिखा जाता था, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है।
अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, सॉरी दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, तो प्राचीन काल में पन्ने का आविष्कार तो हुआ नहीं था, जैसा कि हम जानते हैं कि सब पन्ना जो जो पेज हम देखते हैं ना, कागज, कागज का आविष्कार बेसिकली कई साल पहले हो गया था। मतलब माना जाता है कि एक धारणा है लोगों की कि इसका आविष्कार चीन ने किया था। ठीक है, और चीन ने दुनिया को ये बात बताया नहीं था इस बात के बारे में कि उसके पास कागज भी है जिस पर लिखा जा सकता है, लोगों को जानकारी नहीं थी। भारत में जब मुस्लिम शासक आते हैं 1200 के आसपास, आप पढ़ोगे, तब कागज को भारत में लाया जाता है, और तब से इतिहास की जो जानकारी हमें काफी अच्छे से पता चलते हैं, इतिहास की जो अतीत के बारे में जानकारी वो हमें अच्छे से पता चलते हैं। बाकी उससे पहले जो है पेड़ के छाल पर तो कई प्रकार के जो पत्थर होते हैं उन पर लिखे हुए मिलते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये खरोष्टी भाषा जैसे भाषाओं में उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में हमें शील में काफी ज्यादा लिखे हुए मिले हैं। आज तक सिंधु सभ्यता की भाषा को पढ़ा नहीं किया है। हाँ दोस्तों, नीचे देखते हैं, देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, पढ़ा जाए। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृत भाषा काफी प्राचीन भाषा है। ओके, और इसी प्राकृत भाषा के बारे में आप आने वाले समय में पढ़ोगे। जैन धर्म, जब वास्तविक संस्थापक महावीर ने जैन धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया, तो आम लोगों को प्रचलित करने के लिए कि वो जैन धर्म को अपनाएं, उन्होंने प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया था, और बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके वनडे एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के वितरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख को देख सकते हैं, कई बार जो छोटे छोटे शील हुआ करते थे पत्थर के, तो उनमें कई बार लिख दिया जाता था, तो उसी को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, आप स्तंभ लेख भी देखोगे, स्तंभ लेख कहते हैं जो एक स्तंभ की तरह होता है, जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या एक स्तंभ है, तो उन पर भी लिखा जाता था, तो उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। यही अभिलेख है, आप इसे देख सकते हैं। ये अभिलेख के बारे में आप जब अशोक को पढ़ोगे तो अशोक ने काफी ज्यादा बड़े बड़े अभिलेख बनवाए हैं, तो आप उनमें देखोगे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियार, बर्तन, आभूषण के बारे में देखिए, पहले हम इसके देख लेते हैं। माय, एक प्राकृतिक नगर से प्राप्त, ये क्या होता है? ये मृदभांड कहलाता है। तो आप सिंधु सभ्यता पढ़ोगे तो ऐसे कई सारे मृदभांड भी आप देखोगे। ये मृदभांड है जिसमें अनाज को रखा जाता था। आपको पता होगा कि आज से 2350 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता का आविष्कार हुआ था। कई बुक में 2500 ईसा पूर्व भी लिखा जाता है, तो आप ज़्यादा बुक को ध्यान न दें। मतलब ऑथेंटिक डेटा को 2350 से 1750 के आसपास सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास माना जाता है। ये सील होता है, इसे ये सील कहते हैं। ऐसे कई सारे सील आप सिंधु सभ्यता में देखोगे। ये सील, इसे मुहर भी कहते हैं। इसी मुहर के तहत सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। देखिए, पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं।
इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो इन्हें हम C14 कार्बन डेट टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बता दी उससे पता किया जा सकता है। अब क्या बोला जाए, क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि सिंधु सभ्यता से आज भी हमें कपड़े के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, सूती कपड़े का काफी ज्यादा वहाँ पर प्रयोग किया जाता था और सूती कपड़े को वहाँ बनाया जाता था। तो इससे एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था एक बार कि एक स्टेटमेंट के तौर पर था कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला में स्टेटमेंट में ही था कि सिंधु सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी। तो आपको ये बात जानकर हैरानी हो, शायद कई लोगों को पहली बार पता चले कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु सभ्यता से ही की गई थी। सिंधु सभ्यता आपको सिंधु नदी के पास थी। जब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की गई, सिंधु सभ्यता में। और सिंधु सभ्यता में ही कपास का आविष्कार हुआ और उसके बाद वहां पर सूती कपड़े को बनाया जाता था। आइए, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, काफ़ी सिंपल है। बस हमें ये जानना है कि हमें अतीत के बारे में कहाँ से पता चला। अब तिथि के बारे में देख लें। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो ईसा मसीह का जन्म है उसे हम 0 मानते हैं और 0 से पहले को हम माइनस में ले जाते हैं, यानी कि 2500 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले। और जब ईसा मसीह के बाद की बात करते हैं, 0 की बात की, तो हम AD करते हैं, यानी कि उसके बाद की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर वही डेट के बारे में बताया गया है। खैर, इनसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस ये एक जानकारी की है, तो इसे भी आप जान लें। इतिहास और तिथियाँ, यही मैंने अभी आपको बताया। BC क्या होती है और AD क्या होती है। खैर, ये कुछ मानचित्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसको सिंधु सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ये U जैसा निशान जो है, जो C की तरह लग रहा है, इसका भी सिंधु सभ्यता के मोहर पर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग दिखा है। और ये शेर का, बाज का, कई सारे जानवरों का भी अवशेष आपको देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता पढ़ोगे तो उसमें भी आप देख सकते हो। आइए देखें, मिस्र के उत्तरी तट पर रेसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतकों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं मिस्र सभ्यता के बारे में। और यहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर किस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो मिस्र में और मेसोपोटामिया, चीन और सिंधु सभ्यता, ये चारों सभ्यता को माना जाता है कि ये चारों सभ्यता एक समय में उजागर हुई थी पूरे विश्व में, और ये चारों काफी महान सभ्यता मानी जाती है। तो मिस्र को आप जानते होंगे, जो अफ्रीका में पड़ता है। वर्तमान में अफ्रीका में एक देश है, उसे इजिप्ट भी माना जाता है अभी। तो यहाँ पर हमें कई सारे अभिलेख मिले हैं। तो वहाँ पर कौन कौन भाषा का उपयोग किया गया है, तो देखें ऊपर जाके हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था ऊपर में। जैसे वहाँ पर लोगोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और कई प्रकार चित्र का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर L के लिए शेर का उपयोग किया गया है, M के लिए ऐसे C की तरह बना एक चित्र का प्रयोग किया गया है। नीचे में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक चील है या बाज है, जिसे A से दर्शाया गया। यहाँ पर भी A से दर्शाया गया और यहाँ पर भी A से दर्शाया गया। और यहाँ पर देखें L के लिए शेर का प्रयोग किया गया है, तो दोबारा यहाँ पर L के लिए शेर का प्रयोग किया गया है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता था, चित्र के तहत क्या होता था, अक्षरों को पहचाना जाता था। और
ऐसा ही आपको सिंधु सभ्यताएं पढ़ने को भी मिलेगा। तो ये चारों सभ्यता एक साथ की थी, और माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई थी तो वो मिस्र की सभ्यता थी। पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता ही मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता भी आप पढ़ोगे आने वाले चैप्टर में। तो बस यही थे दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब महत्वपूर्ण तिथियाँ तथ्य भी हैं। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कई बार सिंधु सभ्यता को 2350 से 1750 आसपास से माना जाता है, दशरथी कई बार 4700 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 4700 वर्ष पूर्व यानी कि ये 2350 BC के आसपास ही आएगा। एनसीईआरटी को ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, इनको देख लीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज है, कुछ आप कर लें। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले क्लास में देखेंगे। गुड बाय एंड गुड नाइट।